जी, लास्ट लेक्चर में जो हम कवर किया था टॉपिक वो था टाइप्स ऑफ वेव्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स वेव पैरामीटर्स। देयर आर मेनी वेज टू डिस्क्राइब और मेजर अ वेव। सम कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड ऑन हाउ द वेव इज प्रोड्यूस्ड whereas other depend on the medium through which the wave travels. Certain characteristics wave parameters and their definitions are given as under. अच्छा, क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वेव्स पैरामीटर्स क्या है कि हर वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ खास चीज़ें मेजर करनी होती हैं। इन्हीं को हम कैरेक्टरिस्टिक्स वेव पैरामीटर्स कहते हैं। कुछ पैरामीटर इस पर डिपेंड करते हैं कि वेव कैसे बनाएगी, कुछ इस पर डिपेंड करते हैं कि वेव किस चीज़ में सफ़र कर रही है, जैसे पानी में सफ़र कर रही है, हवा या रस्सी किसी। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है वो आती है हमारे पास वेव लेंथ। The shortest distance between 2 points where the wave pattern repeat itself is called a wavelength. Its symbol is a Greek letter lambda. देखिए कि वेव लेंथ का मतलब है एक पूरी लहर की लंबाई, ठीक है, जितनी वो लहर बन रही है उसकी जो लंबाई है वो हमारे पास लैम्डा होती है। जहाँ से वेव का पैटर्न वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उस सेकंड पॉइंट्स के दरमियान का सबसे जो छोटा फासला होता है वो हमारे पास वेव लेंथ है। तो आप अगर देखें तो ये इसमें नज़र आती है, यानी एक क्रस्ट से एक दूसरे क्रस्ट तक का फासला या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का फासला हमारे पास क्या होता है, वेव लेंथ होती है। द वेव लेंथ इज द रिपीटेड डिस्टेंस ऑफ द वेव पैटर्न। अगर आप वेव को एक लैम्डा जितना राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर दो तो वही वाली शक्ल दोबारा बन जाएगी। द वेव लेंथ, जैसे यहाँ पे वही आप देखें कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। द वेव लेंथ में बी द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ्स। रस्सी को हिलाकर वेव बनाएं, ठीक है, वो कहते हैं कि पहले रस्सी को हिलाएं, उससे हमने ये देखे वेव बना ली, ठीक है। तो यहाँ से लेकर एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो दरमियानी फासला होगा वो हमारे पास लैम्डा होगा। और हमारे पास इसी तरह एक नीचे में अगर देखें तो एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का फासला हमारे पास लैम्डा होगा। साउंड वेव में दो कंप्रेशन के दरमियान का फासला भी लैम्डा है, ठीक है। अगर हमने वो जो कंप्रेशन वाली पढ़ी है तो दो कंप्रेशन के दरमियान भी हमारे पास जो होगा वो हमारे पास लैम्डा उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। एक वेव से लेकर दूसरी वेव तक जैसे क्रस्ट से क्रस्ट तक का दरमियानी जो फासला होगा हम उसको लैम्डा कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक्स नॉट और ए। द एम्पलीट्यूड ऑफ a wave is a magnitude of the maximum displacement of the elements of wave from their equilibrium position as the wave passes through them. equilibrium position हमारे पास आपको पता होता है जहाँ पे हमारे पास सीधी लाइन जहाँ वेव मतलब equilibrium स्टेट में होती है। उसके बाद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो हमारे पास कितना सबसे ज़्यादा ऊपर या नीचे गया है, कौन सा जो सिरा है आपका सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे गया है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे ये एक्स नॉट, कितना ये नीचे आ रहा है कितना ये ऊपर जा रहा है, ये हमारे पास एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट। जब वेव गुजरती है तो हर जगह अपनी जगह से हिलता है, ठीक है। आप जब रस्सी को मूव करेंगे, जब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो हर वेव देखिए हर सिरा क्या होगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। तो वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको आप उसमें हिला रहे हैं उसको, उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स ना होता है वो नीचे कितना जा रहा है ऊपर कितना जा रहा है, लेकिन जब आप इसको पकड़ के जितनी ज़ोर से हिलाएंगे तो वो जो जितना ऊपर नीचे हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ए या एक्स नॉट। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो की आवाज़ वॉल्यूम, ठीक है, उसका कम हो तो एम्पलीट्यूड छोटी होगी, धीमी आवाज़ हो तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो और अगर भारी एम्पलीट्यूड हो तो तेज़ आवाज़ आ जाती है। तो समुंदर की लहर छोटी लहर हो तो छोटा एम्पलीट्यूड, अगर तूफान वाली लहर यानी फिर बड़ा एम्पलीट्यूड, यानी जितनी लहर बड़ी होगी उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और जितनी कम छोटी होगी उतना एम्पलीट्यूड छोटा होगा। फिगर में एक्स से लेकर देखें तो एक्स से लेकर सबसे ऊपर वाला पॉइंट तक का जो फासला ए है वो हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। उसके बाद सेकंड वन आता है वेव साइकिल। वेव साइकिल क्या होती है, एज अ वेव पासिस अ गिवन पॉइंट अलोन इट्स पाथ दैट पॉइंट अंडर osseous cyclic motion, the point is displaced first in the one direction and then in the other direction. Finally the point returns to the original equilibrium position, thereby completing one cycle. तो फर्ज करें आप समुद्र के किनारे पर खड़े हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि आप फर्ज करें आप समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। पहली डायरेक्शन लहर आती है और ऊपर को मतलब जब पहली लेयर आती है आप ऊपर उठाई जाती है, ठीक है। जैसे पहली लेयर आई ऊपर आई
ठीक है। दूसरी डायरेक्शन फिर लेयर नीचे लेके जाती है, इसी तरह जैसे यहाँ पे ये फिगर बनी हुई है, तो यहाँ समझिए ये समुद्र की लेयर है, तो पहले क्या होती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है दूसरी डायरेक्शन, वापस फिर ओरिजिनल, वापस नॉर्मल पानी के साथ फिर जब दोबारा हो जाती है तो ऊपर नीचे और वापस, ये एक वेव साइकिल कंप्लीट है। तो ऊपर गया, नीचे गया, वापस आ गया, तो यहाँ पानी से दोबारा, तो ये फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास होता है, ये एक वेव साइकिल होता है। यानी जहाँ से स्टार्ट हुई है, एक दफ़ा ऊपर जाएगी, फिर वापस उसी पोजीशन पे आएगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक वेव साइकिल कंप्लीट होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ वेव साइकिल एंड पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट पी इन यूनिट टाइम इज टी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ऐसे फार्मूला हमारे पास पता है कि फ्रीक्वेंसी का इक्वल टू एन आवर टी। तो 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी लहरें गुजरी, ठीक है, 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी लहरें गुजरी, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में आपको पता है हर्ट्ज लिखा जाता है, और एक हर्ट्ज हमारे पास एक साइकिल पर सेकंड होता है। फिगर में जैसे 3 साइकिल्स है, C1 है, C2 है और C3 है। Approaching point P, if these cycles cross point P in the 1 second, then frequency will be 3 Hz. तो अगर डायग्राम में अगर C1, C2, C3 पॉइंट की तरफ आ रही हैं, अगर ये तीनों 1 सेकंड में P से गुजर जाएं, तो F की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यानी N हमारे पास 3 हो जाएगा, टाइम हमारे पास 1 सेकंड हो जाएगा, तो वो हमारे पास 3 Hz हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपका फॉर एग्जांपल आप हमारा जो फैन होता है, अगर 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाए तो फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज, बिजली की फ्रिक्वेंसी जैसे कि 50 हर्ट्ज होती है। तो जितनी वो आपका एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करे, तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड टी। The time required for one wave cycle to pass through a certain point is called time period t. The unit of time period is a second यानी s। फ्रिक्वेंसी में हमने देखा 1 सेकंड में कितनी लहरें गुजरती हैं। अब टाइम पीरियड में हम उल्टा सोचेंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे। जैसे फ्रिक्वेंसी में हमने क्या कहा कि 1 सेकंड में कितनी लहरें गुजरती हैं, तो टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इन डायरेक्शन का रिलेशन होता है। तो एक लेयर गुजरने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्रिक्वेंसी के उल्टे है। फ्रिक्वेंसी था कि 1 सेकंड में कितनी लेयरें गुजर जाती हैं, और टाइम पीरियड क्या है कि एक लेयर को गुजरने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज द टाइम एनी वाइब्रेटिंग एलिमेंट ऑफ वेव्स टेक्स टू मूव थ्रू वन कंप्लीट ऑसिलेशन। आप स्विंग पर बैठे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्विंग पे बैठे हैं, एक बार आगे जाना, फिर एक बार पीछे आना, ये एक ऑसिलेशन आपको पता होगी है। अगर मैं 2 सेकंड, अगर इस ऑसिलेशन में अब मुझे 2 सेकंड में, एक दफ़ा मैं पीछे गई हूँ, एक दफ़ा आगे आई हूँ, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई, तो उसमें मुझे 2 सेकंड लगे, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड होगा, ठीक है। दिल 1 मिनट में 60 बार धड़कता है, ठीक है, 1 मिनट में 60 बार हमारा दिल जो है वो धड़कता है, तो एक धड़कन 1 सेकंड, इसलिए टाइम इक्वल टू 1 सेकंड के बराबर होगा। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वो हमें पता है कि वो रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड था। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने पॉइंट टू पाउंडर अर्थक्वेक वेव्स, यानी अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं कि अर्थक्वेक वेव्स अंडर अर्थ सरफेस आल्सो हैव बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट्स कॉल्ड पी वेव्स एंड एस वेव्स, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स प्रोपगेट एट डिफरेंट स्पीड्स। जंजले की भी वेव्स होती हैं, आपको जैसे कि पता है जंजला आता है तो वेव्स होती हैं उसकी, तो इसकी 2 किस्म की वो कहते हैं वेव्स होती हैं, एक पी वेव्स होती हैं, एक एस वेव्स होती हैं। पी वेव्स तेज होती हैं, पहले आती हैं, हल्का झटका देती हैं, ठीक है, पहले जब आती हैं तो उससे हल्का हमें झटका देती हैं, बहुत तेज होती हैं। एस वेव्स ये स्लो होती हैं, बाद में आती हैं, पहले नुकसान करती हैं, ठीक है। तो पी वेव्स क्या होती हैं, तेज होती हैं, पहले ही आती हैं, यानी हल्का सा झटका देती हैं, हमें पता चलता है। एस वेव्स स्लो होती हैं, ये बाद में आती है, हमें नुकसान पहले करती है, ठीक है, बड़ा नुकसान कर देती है। फॉर एग्जांपल एस वेव ज़्यादा खतरनाक होती है। अर्थक्वेक आल्सो हैव सरफेस वेव्स दैट आर सिमिलर टू सरफेस वेव्स ऑन अ वाटर। तीसरी किस्म हमारे सरफेस वेव होती है, तीसरी जो थर्ड किस्म है वो कहते हैं सरफेस वेव होती है। जैसे पानी में लेयर चलती है ज़मीन एक साथ पर, ज़मीन की सतह पर भी ऐसे ही लेयर चलती है, इसी से सबसे ज़्यादा इमारतें हमारी जो होती हैं वो गिर जाती हैं।
क्यों गिरती हैं कि पानी में जैसे वेव्स आती हैं ना, तो उसी वेव में ज़मीन पे भी ऐसी ही वेव्स आती हैं, ठीक है, सरफेस पर भी ऐसी वेव्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बैलेंस होता है बिल्डिंग्स का वो ख़राब होता है और वो गिर जाती है। देखिए पिक्चर में हमारे पास इमारत गिरी पड़ी है, तो क्योंकि सरफेस वेव्स की स्पीड और एम्पलीट्यूड दोनों ज़्यादा होती है, स्पीड भी उसकी ज़्यादा होती है और एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इमारतें गिर जाती हैं, सरफेस वेव्स की वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास वेव की स्पीड आ जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड, के ये बिल्कुल स्पीड वाला फार्मूला है, जैसे v इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो वही इसमें वेव में फार्मूला होता है कि कितने फासला तय किया उसने डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया। अगर आवाज़ 1 सेकंड में 340 मिनट चलती है तो v इक्वल टू क्या होगा, 340 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। यहाँ पे 340 टाइम 1, तो वो हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारी स्पीड वाली फार्मूले की तरह। डेरिवेशन हमारे पास उसके बाद है डेरिवेशन ऑफ वेव स्पीड, उसकी ड्राइव कैसे करना है। डेरिवेशन ऑफ जो हमारे पास वेव स्पीड है उसकी डेरिवेशन है यहाँ पे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इक्वल टू द वन वेव लेंथ वाई लैम्डा इज कवर्ड इन द टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड टी। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहते हैं कि आप सोचें कि एक लेयर को एक लैम्डा फासला तय करने में एक टी टाइम लगता है, तो फार्मूला इस फार्मूला में हमारे पास डेल्टा एस किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के, और डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, टी हमने इसको रख दिया, ठीक है। क्यों 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 रखा कि वो एक लेयर को एक लैम्डा फासला तय करने में एक टाइम एक सेकंड टाइम लेता है, तो हमारे पास फार्मूला चेंज हो गया। तो सिंस टाइम पीरियड टी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, हमें पता है कि टाइम और पीरियड हमारे पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि t इक्वल टू 1 आवर, इसको हम जब आप उल्टा कर दोगे तो 1 आवर टी, अब ये f इक्वल टू 1 बाई टी है, तो t यहाँ पे f इक्वल टू हमने 1 बाई टी कर दिया। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 3 को जो इक्वेशन अभी बनाई है इसको हमने किस में पुट करना है, हमने इक्वेशन इस 2 में पुट करना है। तो हम जो है इसकी जगह 1 बाई टी की जगह, ठीक है, लैम्डा वही रहेगा, 1 बाई टी की जगह f पुट कर देंगे, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसका मतलब कि वेव की स्पीड क्या है, कि वेव की स्पीड एक सेकंड में कितनी लहरें, मतलब एक लहर की लंबाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्पीड निकल आएगी, ठीक है। एक सेकंड में कितनी लहरें बनाती है, प्लस हमारे पास उसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि उसकी लंबाई यानी उसकी लेंथ क्या है, तो वो हमारे पास स्पीड निकल आएगी। रेडियो की वेव्स, ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। इक्वेशंस 10.12 इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल वेव इक्वेशन एज इट अप्लाइज टू ऑल वेव्स। तो 10.12 जो हमारे पास ये हमने निकाली है, तो वो कहते हैं कि चाहे पानी की लहर हो, आवाज़ की वेव हो या रोशनी की वेव, ये फार्मूला सब पर लगता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल को कहते हैं क्योंकि ये फार्मूला सब के लिए यूज है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड था, उसके बाद ये हमारे पास इसी टाइम पीरियड के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है।